जोहार। जय आदिवासी। बिना किसी पूर्व सूचना के मैं लाइव आ रही हूँ, फेसबुक लाइव आ रही हूँ। चूँकि लाइफ बहुत बिजी हो चुका है, कब फ्री होंगी कब नहीं होंगी उसका कोई ठिकाना नहीं है। पर आज मेरे लाइव आने का बहुत ही एक खास कारण है। मोस्टली यह जो कारण है वो राजस्थान के अनुसूचित क्षेत्रों के लिए है, और यहाँ पे जो लागू प्रावधान है उसको लेकर आज मैं लाइव आई हूँ, फेसबुक लाइव आई हूँ। दूसरी बात है कि कहीं ना कहीं जो जानकारियाँ आज मैं देने वाली हूँ राजस्थान के संदर्भ में, कहीं ना कहीं पूरे देश भर के अनुसूचित क्षेत्रों पर लागू होगा। ये दो बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे हैं राजस्थान में जो अभी वर्तमान में चल रहे हैं, जो कि एक तो आरक्षण का मुद्दा है। आरक्षण का मुद्दा में कितने % आरक्षण होने चाहिए। यहाँ पे जो अनुसूचित क्षेत्र है, आदिवासी बहुल क्षेत्र है, इसको कहीं ना कहीं सरकारी जो भाषा में टीएसपी क्षेत्र कहा जाता है। हालांकि टीएसपी क्षेत्र कहीं से भी संवैधानिक तो नहीं है। टीएसपी की जगह पे अगर अनुसूचित क्षेत्र कहा जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा हमारे लिए। सरकार अपने मतलब नोटिफिकेशंस में अगर टीएसपी बोलती है, यहाँ के लोगों को टीएसपी निवासी अगर कहती है, तो ये कहीं से भी संवैधानिक नहीं है। तो मैं आशा और उम्मीद करूंगी कि हमारे जो ट्राइबल हैं, आदिवासी लोग हैं, ये यहाँ के राजस्थान के क्षेत्र को टीएसपी क्षेत्र ना कहकर अनुसूचित क्षेत्र कहें। ठीक है। तो दो बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे हैं कि राजस्थान में जो नोटिफिकेशन निकलते हैं सरकारी नौकरियों के लिए, किसी भी इनफैक्ट ना सिर्फ मतलब आपका थर्ड ग्रुप सी ग्रुप बी, बल्कि बाकी सारे भी, इनफैक्ट आरएएस आरपीएस के भी जितने भी मतलब कि पोस्ट निकलते हैं, उनके लिए कितना % आरक्षण होना चाहिए, इस पे कहीं ना कहीं लोगों को उतनी जानकारी नहीं है। तो दो बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिसमें अभी वर्तमान में चल रहा है 73%। कहीं ना कहीं जो नोटिफिकेशंस निकलते आए हैं 2006 में, 2009 में, या उसके बाद में लास्ट में जो नोटिफिकेशन निकला था 2016 का, उसमें ये चीज कहा गया है। एक तो सबसे पहली बात है कि सद्भावी निवासी कहकर यहाँ पे कुछ जो गैर आदिवासी है उनको यहाँ का निवासी घोषित किया गया है। कभी भी ध्यान रखिए कि जो आरक्षण का प्रावधान होता है वो निवासियों के लिए ही होता है। इसीलिए कहीं ना कहीं किसी भी इस तरह के जो आरक्षण के प्रावधान है, सीधी सीधी बात बता दूं मैं, बहुत सारे नोटिफिकेशन निकले हैं आपका आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में, महाराष्ट्र में नोटिफिकेशन जो निकले, इनफैक्ट झारखंड में भी जो नोटिफिकेशन निकले हैं, इसमें कहीं ना कहीं जो 5वीं अनुसूची के तहत राज्यपाल को विशेषाधिकार है, वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ के स्थानीय अनुसूचित जनजातियों को 100% रिजर्वेशन देने का प्रावधान है। बाकी के जो सिविल एरिया है, किसी भी राज्य के 10 राज्य के जो सिविल एरिया है, वहां पे जो सरकारी केंद्रीय स्तर पर या राज्य स्तर पे जो आपका आरक्षण का प्रावधान है वो होना चाहिए। मैं इसको मतलब बिल्कुल मानती हूँ, जैसे कि राजस्थान में है कि राज्य स्तर पे अगर ट्राइब्स को, यहाँ के नोटिफाइड ट्राइब्स है, इनको 13% राजकीय जो अगर कहा जाए जो आरक्षण है वो 13% का है पूरे शेड्यूल ट्राइब को, लेकिन वो सिविल क्षेत्रों में होना चाहिए। बहुत लोगों को मतलब कि दुविधा की स्थिति है कि राजकीय में राजकीय जो पद निकलते हैं इसमें, जैसे आरएएस आरपीएस में, उसमें 13%, कुछ % जो है वो बहुत ही सक्षम मीना ट्राइब लेकर जा रहे हैं, तो 6.5% आरक्षण को तोड़ के हमको भीलों को दे दिया जाना चाहिए। तो मैं इसके बिल्कुल खिलाफ हूँ, नो डाउट खिलाफ, इसलिए कि कहीं ना कहीं बाकी सिविल क्षेत्र में आपको जो मांगना है 13% मांगना है, 6.5 मांगना है, इस पे तो मेरा लाइव दोबारा फिर से आएगा वहां के भीलों के लिए या फिर वहां की मीनाओं के लिए जो है सिविल एरियाज के, वहां के लिए बाद में बातें होंगी। लेकिन वर्तमान के समय में अगर अनुसूचित क्षेत्र, जिसको यहाँ पे राजस्थान में टीएसपी क्षेत्र कहा जाता है, यहाँ पे राजकीय पदों पर 13% की मांग करना या फिर 6.5% की मांग करना सरासर गलत है। क्योंकि कहीं ना कहीं अनुसूचित क्षेत्र में, चाहे वो ग्रुप ए हो, ग्रुप बी हो, ग्रुप सी हो, ग्रुप डी हो, किसी भी तरह के आरक्षण में सिर्फ और सिर्फ यहाँ के स्थानीय अनुसूचित जनजातियों को ही रखने का प्रावधान है। तो हम जो
मांग कर रहे हैं 13% या 6.5% हमको अदर लोग लेके जा रहे हैं, हमारे भीलों को कुछ मतलब कि लाभ नहीं हो पा रहा है, तो 6.5% आरएएस आरपीएस राजकीय पदों पर हमको मिलना चाहिए, बिल्कुल गलत है। उन पदों पर भी कहीं ना कहीं 100 के 100 पोस्ट यहाँ के स्थानीय अनुसूचित जनजातियों को ही मिलना चाहिए। इस पे भी एक लेटर मतलब हमारे माननीय विधायक साहब राम प्रसाद जी डिंडोर ने मतलब कि भिजवाया है सरकार की तरफ से। जयपुर में से मतलब आपका एक सुझाव मांगा गया था कि आरक्षण को लेके और बाकी सारे जो अनुसूचित क्षेत्र में प्रावधान है उसको लेकर के आपके क्या विचार है। तो वहां पे यही बातें उनके द्वारा रखी गई थी कि ना सिर्फ ग्रुप सी ग्रुप डी, एक वहम की स्थिति ग्रुप सी ग्रुप डी में 100% का आरक्षण की मान्यता है, ना सिर्फ ग्रुप सी ग्रुप डी बल्कि आरएएस और आरपीएस में भी 100% जो नोटिफिकेशन है 100% पदों की जो नोटिफिकेशन है वो यहाँ के स्थानीय अनुसूचित जनजातियों को ही मिलने चाहिए। मैं आपको दिखा रही हूँ थोड़ा जो उनके द्वारा सुझाव दिया गया था कहीं ना कहीं, और इसी का ही प्रावधान है। ये रहा, ये फर्स्ट पे यहाँ पे लिखा हुआ है, महाराष्ट्र का नोटिफिकेशन का हवाला दिया गया है। क्योंकि महाराष्ट्र में वहाँ पे 100 के 100% रिजर्वेशन है, वो वहाँ के स्थानीय अनुसूचित जनजाति जो ट्राइबल एरिया के जो आदिवासी क्षेत्र पाचन क्षेत्र के जो आदिवासी है उनको ही 100% रिजर्वेशन का प्रावधान है, चाहे वो ग्रुप ए ग्रुप बी ग्रुप सी ग्रुप डी किसी भी तरह के पदों पर वहाँ के स्थानीय अनुसूचित जनजाति को भरे जाने का ही प्रावधान है। यही 5वीं अनुसूची का पैराग्राफ 5 ये कहता है, जो कि माननीय विधायक साहब ने कहा भी है कि राजस्थान का ये जो अनुसूचित क्षेत्र है, जो पांच क्षेत्र है, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही क्षेत्र जो है, इनमें जो नोटिफिकेशन निकला था अनुसूचित क्षेत्र भाग ख राज्य आदेश, हमको ऐसा लगता है कि राजस्थान अनुसूचित क्षेत्र भाग क राज्य क्षेत्र में है, बिल्कुल नहीं। राजस्थान और कुछ ऐसे क्षेत्र जो कि रजवाड़े में आते थे, स्वतंत्र थे, उनका एक अलग नोटिफिकेशन निकला था 1950 में, अनुसूचित क्षेत्र भाग ख राज्य आदेश 1950, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर है 26, ठीक है। इसी को राजस्थान अनुसूचित क्षेत्र आदेश 1981 और 2018 के तहत नोटिफाइड किया गया था। तो यहाँ पे उन्होंने कहा है कि 100 के 100% जो स्थानीय आदिवासी जो हैं शेड्यूल्ड एरिया में रहने वाले, टीएसपी एरिया जिसको राजस्थान में कहा जाता है, वहां पे आरएएस और आरपीएस में भी वहां के स्थानीय अनुसूचित जनजाति को ही भरा जाना चाहिए था। साथ ही साथ में उन्होंने कहा है कि नहीं 100% बाकी जो पदों पर है वो भी केवल 100% आदिवासियों, यहाँ के स्थानीय आदिवासियों को ही भरा जाना चाहिए। तो ये जो चीजें हैं जिसकी हम मांग कर रहे हैं कि 6.5% या फिर आपका 13% जो राजकीय पदों पर हमको मतलब कि वैसा प्रावधान दीजिए, वैसा आरक्षण दीजिए, बिल्कुल गलत है सरासर। वहां पे भी 100% यहाँ के जो 5 जो क्षेत्रों की बात कर रही हूँ मैं, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, उदयपुर, सिरोही क्षेत्र की बात कर रही हूँ, यहाँ के 100 के 100 राजकीय पदों पर भी यहाँ के स्थानीय अनुसूचित नोटिफाइड जनजाति ही भरे जाने चाहिए, यही प्रावधान है। तो 6.5% की मांग हम ना करें, 13% की मांग जो कर रहे हैं हम उनका समर्थन बिल्कुल भी ना करें। दूसरी बात है कि बाकी सारे पदों पर 100% की बात होती है, हमको लगता है कि ये बिल्कुल कहा जाए कि सरकारें नहीं मानती है। सरकार कभी भी सर्वोपरि नहीं है, संविधान यहाँ पे सर्वोपरि है। सरकार तो संविधान का भाग मात्र है, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, सरकार, ये सारी चीजें जो है वे संविधान का आपका एक अंग मात्र है, 3 अंग है, और कहीं ना कहीं संविधान ही सर्वोपरि है। सुप्रीम कोर्ट भी ये बात बोलते हैं। तो ये जो प्रावधान जो हम कर रहे हैं 100% रिजर्वेशन का, ये 5वीं अनुसूची के अनुसार, यानी कि अनुच्छेद 244(1) के अनुसार आप अगर शासन प्रशासन करेंगे, सरकारें यहाँ पे इन क्षेत्रों में बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, सिरोही, उदयपुर क्षेत्रों में, संभाग क्षेत्रों में जो भी शासन प्रशासन करेंगे वो 5वीं अनुसूची के अनुच्छेद 244(1) के प्रावधानों के तहत ही करेंगे। और उसके अनुसार जितने भी देश भर के 10 राज्यों के जो अनुसूचित क्षेत्र में वहां के स्थानीय निवासी आदिवासी हैं, अनुसूचित जनजाति हैं, नोटिफाइड,
उन लोगों को सारे पदों पर 100% आरक्षण का प्रावधान है। राज्यपाल महोदय बकायदा इसका नोटिफिकेशन निकालते हैं। तो यही चीजें राजस्थान में भी लागू है। हमको लगता है कि महाराष्ट्र में 100% रिजर्वेशन का नोटिफिकेशन निकला, आपका तेलंगाना में 100% स्थानीय आदिवासियों का की नियुक्ति का नोटिफिकेशन निकला है, और फिर आपका आंध्र प्रदेश, तेलंगाना इत्यादि अन्य राज्यों में, इनफैक्ट झारखंड में भी 100% जो स्थानीय अनुसूचित जनजातियों को भर्ती करने का जो आदेश निकला है अनुसूचित क्षेत्र में, तो उन सारी चीजों पे हमको लगता है कि नहीं, उन क्षेत्रों के लिए है, राजस्थान के लिए नहीं है। लेकिन यहाँ पे मैं एक साफ बात बता देना चाहती हूँ, वर्ष 2012-13 का नोटिफिकेशन निकला था कार्मिक विभाग का, क्योंकि यहाँ पे जो राम प्रसाद जी डिंडोर हमारे जो विधायक साहब हैं यहाँ पे, इन्होंने सरकार से जयपुर में प्रश्न भी किया है इस लेटर के माध्यम से कि ये प्रावधान है 5वीं अनुसूची के तहत आपको काम करना है, और यही मेरा सुझाव है कि 100% रिजर्वेशन ना सिर्फ बाकी सारे पदों पर बल्कि आरएएस आरपीएस में भी बाकी सारे यहाँ पे जो स्थानीय नोटिफाइड ट्राइब है उनको दिया जाना चाहिए। तो इस पे सरकार का जो रिप्लाई आता है कि यह मामला नीतिगत है और इस पे कार्मिक विभाग को पावर है, ठीक है। और लेकिन कार्मिक विभाग को पावर है, लेकिन हम जो सरकारें क्या कर रहे हैं, हम सरकारें जो है वो 45% यहाँ के नोटिफाइड शेड्यूल ट्राइब, 5% जो है सद्भावी निवासी और 50% जनरल को दे रहे हैं। ये उन्होंने सरकार ने जवाब दिया है। तो यहाँ पे सीधी सीधी बात आ रही है कि प्रावधान तो कहा जाता है कि कार्मिक विभाग को सारा पावर है। 2012-13 में कार्मिक विभाग का जो नोटिफिकेशन निकला था उसके अनुसार उन्होंने साफ साफ कहा है कि यहाँ पे राजस्थान में सिर्फ और सिर्फ 100% का ही प्रावधान है। उन्होंने इनडायरेक्टली तौर पे कहा है, आप पढ़ लीजिए वो नोटिफिकेशन को मैं शेयर भी कर दूंगी। राजस्थान में जो 12-13 का कार्मिक विभाग का नोटिफिकेशन जो निकला था उसमें उन्होंने कहा है कि 5वीं अनुसूची के प्रावधानों के अनुसार, पैराग्राफ 5 के प्रावधानों के अनुसार यहाँ पर जितने भी आरक्षण के प्रावधान किए जाएंगे वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ के स्थानीय अनुसूचित नोटिफाइड जनजातियों के लिए ही किए जाएंगे, अन्य किसी के लिए नहीं। तो फिर बाकी जो नोटिफिकेशंस निकलते आए हैं आरक्षण को लेके, टीएसपी एरिया कह के जो अनुसूचित क्षेत्र के लिए, जो स्थानीय आदिवासियों के लिए जो नोटिफिकेशन निकले हैं, उसमें कार्मिक विभाग के इस नोटिफिकेशन को परे रख कर अनदेखा करके राज्य सरकारों ने 45% यहाँ के स्थानीय अनुसूचित जनजातियों को दे दिया है। बिल्कुल ही सरासर नाइंसाफी है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। संविधान सर्वोपरि है, सुप्रीम कोर्ट सर्वोपरि, सरकार कभी भी सर्वोपरि नहीं है। गलती उससे भी हो सकती है, लेकिन हमारी दिक्कत ये है कि हमने कभी भी इस नोटिफिकेशन को कभी चैलेंज नहीं किया। इनफैक्ट मतलब कि ना सिर्फ नोटिफिकेशन को चैलेंज नहीं किया, नोटिफिकेशन को चैलेंज भी कर दे, लेकिन प्रॉपर तथ्य और सबूतों के अनुसार हमको उस चीज़ों को सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में चैलेंज करने की ज़रूरत है। क्योंकि बहुत सारी सरकारों ने गलती भी किया है, जा रहे हैं नोटिफिकेशन को चैलेंज करते हुए कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अनुसूचित जनजातियों को ही 100% आरक्षण का प्रावधान है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, किसी भी व्यक्ति जो कि किसी क्षेत्र में निवासी के तौर पे रह रहा है, उसको भी संविधान के तहत बराबरी का अधिकार है हर एक प्रकार के आरक्षणों में। इसीलिए सरकार सबसे पहले क्या करती है कि स्थानीय निवासी को डिफाइन करती है, चाहे वो सद्भावी निवासी के तौर पे, यहाँ पे जो गैर लोग हैं उनको यहाँ पे निवासी के रूप में नोटिफाइड किया कि ये यहाँ पे सद्भावी निवासी के तौर पे रह रहे हैं, और तब जाके 45%, 5% और 50% का भाग उन्होंने किया। इस प्रकार से जो गलत है उसको भी संविधान के तहत उन्होंने उसको लीगल कर दिया। अब यहाँ पे हम इस चीज को लेके अगर जाते हैं कि नहीं, यहाँ पे अनुसूचित जनजाति जो स्थानीय भील लोग हैं इनको ही आरक्षण का प्रावधान है, तो वहां पे कोर्ट सरासर हमको मतलब उस जो हमारा जो पिटीशन है उसको इनकार कर देगी। क्यों? क्योंकि वहां पे बोलेगी क्योंकि ये जो सद्भावी निवासी के तौर पे यहाँ पर रह रहे हैं, ये भी आपका सरकारी तौर पे ये यहाँ के निवासी है। तो इस प्रकार से अगर इनको आरक्षण नहीं मिलता है, जैसा कि झारखंड में भी हुआ, झारखंड में भी जो मतलब कि जनरल लोगों को आरक्षण नहीं दिया गया, तो उसके लिए वो कोर्ट में चले गए। कोर्ट में चले जाने के बाद में फिर कोर्ट ने कहा कि नहीं, चूंकि ये यहाँ के निवासी है तो आप इनको आरक्षण से अछूता कैसे रख सकते हो। तो वहां पे
वही बात है कि सबसे पहले स्थानीयता निर्धारित होनी चाहिए। जो सद्भावी निवासी शब्द है इसको पहले चैलेंज करना चाहिए, साथ में ही चैलेंज कर सकते हैं सद्भावी निवासी यहाँ पे कौन, ठीक है, जो निवासी कौन है वहां पे, जो कि पहले जो सर्वे सेटलमेंट रिकॉर्ड रहा हो बीलो का, झारखंड में जो वहां के जो स्थानीयता चल रही है 1932 का खतियान चल रहा है, उसके आधार पे बाकी सारे राज्यों में जो स्थानीय वहां के अनुसूचित जनजाति है किसी भी क्षेत्र के, वो वहां के स्थानीय कहलाएंगे। और सरकारें क्या करती है कि गलत तरीके से स्थानीयता निर्धारित कर देती है और तब जाके नोटिफिकेशन निकालती है आरक्षण का। इस प्रकार से जिन लोगों को यहाँ पे स्थानीयता प्राप्त नहीं भी है उनको जबरदस्ती स्थानीय बनाकर और तब जाके संविधान के अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16 के तहत उनको यहाँ पे संवैधानिक अधिकार प्राप्त करवा देती है। तो सबसे पहले अगर हमको चाहिए कि हमको 100 के 100% आरक्षण का प्रावधान हमको चाहिए, तो सबसे पहले सद्भावी निवासी के साथ में आपका 2012-13 का नोटिफिकेशन के आधार पर 2016 के नोटिफिकेशन को चैलेंज करना चाहिए। मतलब बाकी सारी चीजें तो बाद में आती हैं, लेकिन ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। कहीं ना कहीं अगर हम 73% की मांग कर रहे हैं तो वहां पे क्लियर बता देना चाहूंगी कि मेरा इंटेंशन यहाँ पे किसी भी तरह के से छेदी कानून को बढ़ावा देने का नहीं है। अगर 73% की मांग कर रहे, चलो वो उनका मौलिक अधिकार भी है जो अदर्स है, बाकी के जो मतलब आपका कहा जाए कि 27% हम अदर्स के लिए खोल दे रहे हैं, ठीक है, जनसंख्या के आधार पे हम आरक्षण की मांग कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से हो सकता है कि आने वाले साल में बहुतायत मात्रा में 70% अगर नॉन ट्राइबल यहाँ पे आके बस जाते हैं, तो यही नोटिफिकेशन हमारा उस समय पे भी रहेगा, चूंकि यहाँ पे जनसंख्या के आधार पे लोगों को आरक्षण देने का प्रावधान है। तो यहाँ पे बिल्कुल सरासर गलत है। अनुसूचित क्षेत्र में जो यहाँ के नोटिफाइड ट्राइब है, जो भील आदिवासी है, इनके हक अधिकारों का कहीं ना कहीं हनन हो जाएगा। तो सबसे पहले इन सारी चीजों की बात कर दूं कि 73% की जो हम बात कर रहे हैं बिल्कुल गलत है, क्योंकि आज 73% ट्राइबल को आरक्षण मिलना चाहिए, बाकी 27% अदर को मिलना चाहिए की बात हम कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हो सकता है अगले साल तक वो 73% नॉन ट्राइबल को 27% यहाँ की जो नोटिफाइड ट्राइब जो इतनी ही मात्रा में बचे हुए हैं, कहीं हम गए नहीं हैं, हम कहीं गए नहीं, हम तो वहीं पे हैं, लेकिन बाहरी लोग यहाँ पे आके बस गए हैं। तो उस आधार पे जनसंख्या की बात, जनसंख्या के आधार पे आरक्षण की बात हम कर रहे हैं अगर, तो कहीं ना कहीं ये छेदी कानून है, हमारे हक अधिकारों का हनन है, जिसकी इजाजत तो संविधान देता है और मैं तो बिल्कुल भी नहीं दूंगी। तो इस प्रकार से अगर ये बातें कर रहे हैं तो मैं मतलब कि चाहूंगी कि जो संवैधानिक चीजें हैं 100% रिजर्वेशन की, तर्क के साथ में, तथ्य के साथ में इन सारे बातों को रखें हम, और ना सिर्फ आपका 13% या 6.5% जो शेड्यूल्ड एरिया में ये आरक्षण का प्रावधान बिल्कुल नहीं है, तो इसको हम ना माने राजकीय आरक्षण में। राजकीय से लेके सारे स्थानीय जो है सारे पदों पे 100 के 100% शेड्यूल्ड ट्राइब का ही प्रावधान है। ये आपका 2012-13 का कार्मिक विभाग का नोटिफिकेशन साफ साफ कहता है। तो इस आधार पे चैलेंज करना चाहिए, साथ ही साथ में जो सद्भावी निवासी शब्द को भी मतलब कि चैलेंज करना चाहिए। दूसरी महत्वपूर्ण बात ये है, जो मुद्दा है भील मीणा विवाद, बहुत लोग बोलना नहीं चाहते हैं, मैं यहाँ पे साफ साफ बोलना चाहूंगी, क्या है, आदिवासी है नहीं है, ये तो बहुत दूर की बात है। मैं अगर रिसर्च करती हूँ तो कहीं ना कहीं जो है, मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि मीणा ट्राइब को कहा जाए कि अगर वो आदिवासी नहीं है, एक तरफ पे अगर कहा जाए तो हमारी जो मांग है कि नहीं केवल भीलों को आरक्षण मिलना चाहिए, मीणा समुदाय है वो आरक्षण खा रहे हैं, इस तरह की जो बातें मतलब कहीं ना कहीं हमारे मन में डाली गई है। तो दूसरी ओर पे हम ये भी देखते हैं कि जो क्रिमिनल ट्राइब एक्ट में जो आदिवासियों को डाला गया था, मतलब जो मीणा ट्राइब को डाला गया था, कुछ भील आदिवासियों को भी डाला गया था, तो नोटिफाइड ट्राइब के रूप में कहीं ना कहीं क्रिमिनल ट्राइब के रूप में वो भी नोटिफाइड थे, ठीक है। आरक्षण जो मिलता है वो किसी को भी भीख में नहीं मिलता है, सरकारी तौर पे नहीं मिलता है। हमको लगता है कि लोग हमारा आरक्षण खाएंगे, बिल्कुल सरासर मतलब गलत है। आरक्षण हमको भीख में नहीं मिली है, जितनी जमीन हमारी, जितना टेरिटरी हमारा, उतना ही आरक्षण हमारा। तो एक तरफ से अगर हम बात करेंगे कि हमारे आदिवासियों को आरक्षण मिलना चाहिए, तो जितने भी 5 चिन्हित क्षेत्र हैं अभी वर्तमान में राजस्थान में, फॉर एग्जाम्पल कहा जाए कि बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, सिरोही, उदयपुर इत्यादि क्षेत्र जो हैं, है ना, इन क्षेत्रों पे जो आरक्षण का प्रावधान है, यहाँ के स्थानीय जो है, अगर आदिवासी अगर भील है और बाकी जो यहाँ पे अगर हम कहते हैं कि नहीं मीणाओं को यहाँ पे आरक्षण
आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, इस तरह की बातें हैं। तो सिरोही, उदयपुर या फिर बांसवाड़ा या फिर आपका प्रतापगढ़ में वैसे आदिवासी जिनको भील से मीणा कर दिया गया है, इनके लिए आपका क्या मतलब एक आपके लिए क्या सेकंड प्लान है? अगर आप मीणाओं को यहाँ पे आरक्षण ना मिलना चाहिए की बातें हम करते हैं, तो इन सारे मतलब की भीलों का क्या होगा जो अपने नाम के पीछे मीणा लगाए हुए हैं, अपने दस्तावेज में भील जो है वो मीणा लगा के बैठे हुए हैं। कहीं ना कहीं हम उनके हक अधिकारों को भी मार देंगे, अपने मतलब के स्वार्थ के लिए हम उन जो भील मीणाओं को हम मार देंगे। तो हमको इस बात का भी ध्यान रखना है। सबसे पहले की बात है, अगर ठीक है ये प्रावधान तो है कि स्थानीय अनुसूचित जनजातियों को वहां पे आरक्षण मिलना चाहिए, कहीं ना कहीं अदर्स लेके जा रहे हैं हमको ऐसा लगता है, तो सबसे पहले वो जो भील हैं अपने जो मीणा के रूप में अपने जो सर्टिफिकेट को बनाए हुए हैं, उनका जो बाप दादा का दस्तावेज सर्वे सेटलमेंट है, जो बाप के बाप का नाम जिसमें लिखा हुआ है, वो दस्तावेज में, जमीन के दस्तावेज में हमको देखना है सबसे पहले कि वहां पे पहले जो दस्तावेज थे उसमें वो बाप दादाओं का नाम मीणा था या भील था, तो उनका नाम मीणा से भील करवाया जाए। तो ये सबसे पहले होना चाहिए, तब जाके आप मांग कर सकते हैं कि यहाँ पे केवल यहाँ के नोटिफाइड ट्राइब जो है भीलों को यहाँ पे आरक्षण 100% रिजर्वेशन स्थानीय लोगों को मिलना चाहिए, फायदा भी होगा। तो यहाँ पे जो भील मीणा बने हुए उनको कहीं ना कहीं घाटा नहीं होगा। दूसरी बात है कि मेरे हिसाब से क्या है आपका हिस्ट्री वो मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे हिसाब से अगर 1950 के पहले राजस्थान का अनुसूचित क्षेत्र 5वीं सूची में नहीं आता था, क्योंकि ये स्वतंत्र रजवाड़ा था, शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट एक्ट में भी नहीं आता था क्योंकि ये स्वतंत्र रजवाड़ा था, और उस रजवाड़ों के बाद में इंडिपेंडेंस क्षेत्र था, इस कारण से यहाँ पे अंग्रेजों का अधिकार नहीं हुआ, जैसा कि हम इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट सेक्शन 7A 7B 7C देखते हैं। हाँ, ये अलग बात है कि भील क्षेत्रों को यहाँ पे 5वीं क्षेत्र में डाला गया है, बांसवाड़ा, उदयपुर और डूंगरपुर, प्रतापगढ़, सिरोही क्षेत्रों को मतलब कि बाद में इसको भील क्षेत्र या फिर आपका कहा जाए कि ज्यादा आदिवासी यहाँ पे रहते हैं, इसलिए 5वीं क्षेत्र में डाला गया। तब जाके 1950 के बाद से यहाँ पे ठीक वैसे ही सारे प्रावधान लागू हो गए जो कि अनुसूचित क्षेत्रों के लिए है संविधान में डालने के बाद में। और अगर कहा जाए कि स्टेट का डिवाइडेशन हुआ था वो 1956 में हुआ था, राजस्थान का भी मतलब डिवाइडेशन हुआ था 1956 में हुआ था। उस समय पे कहीं ना कहीं उसके पहले क्रिमिनल ट्राइब एक्ट के रूप में मीणा जो है वो कहीं ना कहीं प्रताड़ित थे ट्राइब के रूप में। दूसरी बात मैं यहाँ पे साफ साफ कह रही हूँ कि कोई भी किसी को भी अगर आरक्षण मिलता है वो स्थानीयता के आधार पर मिलता है, जहाँ पे आप जिस बहुल क्षेत्र में आप रहते हो उसके आधार पर मिलता है। यही कारण है कि मध्य प्रदेश में मीणाओं, हो सकता है कि मीणा वहां से राजस्थान से आपका विस्थापित होके गए हो मध्य प्रदेश में, इसलिए वहां पे उसको आरक्षण नहीं मिलता है। तो एक अगर कहा जाए कि बीच का रास्ता ये है कि वो जो मीणा ट्राइब है, ठीक है, नोटिफाइड ट्राइब है, अभी 56 के बाद में उनको मतलब कि नोटिफाइड ट्राइब के रूप में दर्जा दिया गया। अगर मतलब कि उनको कहा जाए कि हमको लगता है कि नहीं हमारे क्षेत्रों में आकर वो आरक्षण खा रहे हैं या कहीं खा रहे हैं, इस तरह की बातें अगर हमको लगती है, जबकि आरक्षण कोई खाता नहीं है, हर किसी के पास में अपनी जितनी एबिलिटी होती है उतना ही वो आरक्षण या फिर सारी चीजों को वो ले पाता है। फॉर एग्जाम्पल एक मैं छोटा सा उदाहरण दूंगी कि घर में अगर 4 भाई रह रहे हो, 4 भाई में अगर 4-4 रोटी सबको दिया जाए तो हर कोई अपनी कैपेसिटी के अनुसार ही रोटी खा पाएगा। कोई 2 खा पाएगा, कोई 1 खा पाएगा, कोई 3 खा पाएगा, कोई 4 खा पाएगा। तो यहाँ पे अपनी कैपेबिलिटी को लेकर हम सामने वाले को नहीं कह सकते कि आप ज्यादा रोटी खा रहे हो। तो ये अपनी कैपेसिटी पे निर्भर करता है कि हम कितना आरक्षण का मतलब हम ले पाते हैं। आप अलग अलग तोड़ के भी करिएगा तो वहां पे कोई फायदा नहीं होगा, तोड़ने के बावजूद भी आप आरक्षण अपनी एबिलिटी को प्रूव ही नहीं कर पाइएगा, तो वहां पे आरक्षण रहने का भी कोई फायदा नहीं है। तो मेरा एक रिक्वेस्ट ये है कि जिस प्रकार से मैं देखती हूँ नोटिफिकेशंस वगैरह देखती हूँ, पहले का इतिहास देखती हूँ, तो जयपुर दौसा वगैरह क्षेत्र जो है जो कि मीणा ट्राइब का बहुल क्षेत्र है, आपके मीणा ट्राइब से मेरा अनुरोध है कि चूंकि आपकी सरकारी तंत्रों में काफी पहुंच भी है, मैं पहले भी एक लाइव में ये बता चुकी हूँ, सरकारी तंत्रों में काफी पहुंच है, आप चाहे तो कर सकते हो। तो जयपुर दौसा या फिर बाकी जो क्षेत्र है जहाँ पे मीणाओं की संख्या बहुत ज्यादा है, उन क्षेत्रों को 5वीं क्षेत्र घोषित करने का या फिर बढ़ाने का, चूंकि राजस्थान में ये चीज पहले भी हो चुका है, 5वीं क्षेत्र को बढ़ाया गया है। तो जयपुर दौसा बाकी जो क्षेत्र है उन क्षेत्रों को, जो मीणा बहुल क्षेत्र है, उनको 5वीं क्षेत्र घोषित करिए, ताकि वहां के जो नोटिफिकेशन तो यहाँ पे निकल जाएगा कि स्थानीय अनुसूचित जनजातियों को ही आरक्षण का प्रावधान है।
तो यहाँ पे जो 5 क्षेत्र है, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, प्रतापगढ़ और सिरोही क्षेत्र जो है, यहाँ के स्थानीय भीलों को 100% रिजर्वेशन का फायदा होगा। साथ ही साथ जयपुर, दौसा जैसे क्षेत्र है, वहाँ पे 100 के 100% जो मीणा, वहाँ के जो स्थानीय अनुसूचित जनजाति हैं जो कि मीणा है, उनको वहाँ पे कहीं ना कहीं 100% रिजर्वेशन का फायदा हो जाएगा। तो एक ही नोटिफिकेशन जो है वो सबके लिए बराबर है, कहीं ना कहीं फायदा होगा। बाकी जो बात होती है देश स्तर पे आरक्षण की बात, कोई किसी का आरक्षण खाता नहीं है, सीधी सी बात है। अगर आप किसी राज्य में नोटिफाइड हैं तो पूरे देश भर में आप जो देश स्तर पे जो आपका पद निकलते हैं वहाँ पे आप एज अ शेड्यूल ट्राइब आप वहाँ पे मतलब की भर्ती हो सकते हैं अपने एबिलिटी के आधार पर जिस भी तरीके से। तो ये मतलब बात बिल्कुल सरासर नाइंसाफी गलत है कि कोई हमारा आरक्षण खा रहा है, कोई किसी का आरक्षण नहीं खाता है, हर कोई अपनी एबिलिटी के अनुसार ही आगे बढ़ता है। तो कुल मिलाकर आज का मेरा जो लाइव आने का इंटेंशन था मोस्टली आरक्षण पे था। दूसरा एक महत्वपूर्ण जो मेरा लाइव आने का जो मकसद था कि जो हम बातें करते हैं कि हमारे गांव को कितना पावर है, ठीक है, हमारे जो स्थानीय जो आदिवासियों को जो मतलब कि जल जंगल जमीन से बेदखल होने का जो एक प्रावधान तो है नहीं, पर हमको लगता है कि हमारे गाँव को कोई अधिकार है नहीं। वहाँ पे फिर से मैं बता देना चाहूँगी कि हमारे माननीय विधायक साहब रामप्रसाद जी डिंडोर ने जिस समय आपका राज्यपाल भवन से एक लेटर मांगा गया था, सुझाव मांगा गया था कि 5वीं अनुसूचित क्षेत्र पे जो टीएसपी क्षेत्र यहाँ पे जो कहा जाता है, इन क्षेत्रों में शासन प्रशासन कैसा होना चाहिए, इसके बारे में थोड़ा आप हमको बताइए। तो वहाँ पे कुछ समता जजमेंट वगैरह या फिर राजस्थान का टेनेंसी एक्ट 1955 और लैंड रेवेन्यू कोड 1956, इसका जो 55 का जो राजस्थान टेनेंसी एक्ट है, काश्तकारी अधिनियम है, इसका सेक्शन 42 ख के अनुसार उन्होंने सुझाव दिया था, चूंकि उसमें लिखित भी है कि अनुसूचित जनजाति की कोई भी भूमि, ये पूरे देश भर के सारे जनजातियों के लिए भी प्रावधान है काश्तकारी अधिनियम में, लैंड रेवेन्यू कोड में, देश भर के सभी क्षेत्रों में, ठीक है। वैसे ही राजस्थान के ना सिर्फ अनुसूचित क्षेत्र में बल्कि सामान्य क्षेत्र में भी ये प्रावधान है कि धारा 42 ख के द्वारा कि अनुसूचित जनजाति की भूमि किसी भी तरह से आपका दान, विक्रय, वसीयत के अनुसार किसी अनुसूचित जनजाति को ही दिया जा सकता है, किसी अन्य को नहीं दिया जा सकता है। इस कारण से ऐसी जो भूमि है जो किसी कारणवश विक्रय, दान, वसीयत के द्वारा अनुसूचित जनजाति जो आदिवासियों की जमीन किसी गैर को चली गई है, वो जमीन को तत्काल ही वापस किया जाए। तो वहां पे राज्य सरकार ने मतलब कि जवाब दिया है कि चूंकि बकायदा लिखित रूप में जवाब दिया है कि चूंकि ये सारी चीजें बिल्कुल लिखित है, हम मानते हैं इस चीजों को। पेशा जो नियम है राजस्थान में जो लागू है, इसमें भी यह प्रावधान है, ग्राम सभाओं को ये पावर है कि वो यह देखेगी कि अनुसूचित जनजाति की भूमि किसी गैर को ना जाए, ठीक है। तो यहाँ पे वो साफ साफ बोल रही है कि ये सारी चीजें बिल्कुल है ही। और यहाँ पे वो राज्य सरकारों में क्या लागू वे कह रहे हैं कि राजस्थान टेनेंसी एक्ट के तहत तहसीलदार की शक्तियां हैं, और ये जो मतलब कि अनुसूचित जनजाति की जो व्यक्ति की भूमि है ये किसी अदर को ना जाए, ऐसे सारे अतिक्रमण के मामलों की कार्रवाई करने की शक्तियां पंचायत समितियों को दी गई है। तो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा दिखा रही हूँ, ज्यादा क्लियर समझ में आएगा। ये है दादा ने जो लिखा है, एक समता जजमेंट का हवाला दिया है। नो लॉज अफेक्टिंग सोशल मैटर्स, ऑक्यूपेशन ऑफ लैंड इंक्लूडिंग टेनेंसी लॉज, अलॉटमेंट ऑफ लैंड एंड सेटिंग अ पार्ट ऑफ लैंड फॉर विलेज पर्पसेस एंड विलेज मैनेजमेंट इंक्लूडिंग द स्टेबलाइजमेंट ऑफ पंचायत वुड अप्लाई। दूसरी बात है कि जनजाति के लिए बने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के धारा 42 ख के अनुसार विक्रय, दान, वसीयत पर प्रतिबंध है, यानी कि कोई भी आदिवासी का सदस्य है तो सिर्फ आदिवासी को ही वो विक्रय, दान या वसीयत कर सकता है जमीन का। तो इस कारण से चूंकि ऐसा प्रावधान है तो भूमि, वैसी भूमि जो गलत तरीके से किसी अदर को गई हुई है, वो तत्काल के में ही भूमि मालिक को वापस किया जाए। तो वहां पे सरकारों ने जवाब दिया है कि यहाँ पे चूंकि ये सारी चीजें तो बिल्कुल है, लेकिन हो क्या रहा है राज्यों में कि वहां पे टेनेंसी एक्ट तो लागू है, तहसीलदार की शक्तियां हैं, और ये सारे मतलब कि जमीन पे अतिक्रमण के मामलों की कार्रवाई की शक्तियां पंचायत समितियों को दी गई है। तो हमको लगता है कि ग्राम सभाओं को पावर नहीं है, बिल्कुल पावर है। दूसरी बात है कि और भी कुछ चीजें हैं जो मैं बताना चाहूंगी।
बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। बहुत सारी चीज़ें तो मैं आपको फिलहाल मैं नहीं बता रही हूँ। दूसरी बात है कि जैसे कुछ मामले होते हैं, ठीक है, कुछ मामले होते हैं आपसी के लड़ाई झगड़े के, इस तरह की चीज़ें जो होती हैं, उन सारे मुद्दों पर भी सवाल पूछा गया है कि क्या हमारे गाँव को जो मामले निपटारी करने का पावर है, तो वहाँ पे सरकारें क्या जवाब दे रही है कि प्रावधान तो है कि संविधान के अनुच्छेद 13(3) क के तहत विधि के अंतर्गत भारत के राज्य क्षेत्र में विधि का बल रखने वाला कोई अध्यादेश, आदेश, उपविधि, नियम, विनिमय, अधिसूचना, रूढ़ि या प्रथा है, ठीक है। साथ ही साथ में पेशा अधिनियम के तहत जो है वो बिल्कुल गांव को ये पावर है। और वर्तमान में सरकार यहाँ पे जो लागू विधि है राजस्थान में, वहाँ पे क्या कर रहे हैं कि पंचायती राज का जो उपबंध है, यानी पेशा कानून के तहत जो यहाँ पे लागू किया राजस्थान में, उसकी धारा 3 ख के तहत प्रत्येक गांव की ग्राम सभा जनता की परंपराओं और रूढ़ियों, उनकी सांस्कृतिक पहचान, सामुदायिक स्रोतों और विवाद सुलझाने के रूढ़िगत तरीके को सुरक्षित और परिचित रखने में सक्षम होगी। ये चीज उनको पावर दिया गया है। दूसरी बात है कि सामुदायिक परंपरा, भारत के संविधान, विधि और सुसंगत नियमों की भावना को ध्यान में रखते हुए गांव की ग्राम सभा का उस क्षेत्र में शांति और व्यवस्था बनाए रखना मूल कर्तव्य होगा। तो कहीं ना कहीं सरकारें इस बात को मान रही है कि हाँ, यहाँ पे पेशा के तहत जो भी है वो ग्राम सभाएं जो है वो कहीं ना कहीं जो मामले का निपटारा कर सकती है। दूसरी बात है, यहाँ पे फिर से यही बात कहा गया है दादा के द्वारा कि 5वीं अनुसूची के पैराग्राफ 2 के तहत अनुसूचित क्षेत्र में सिर्फ एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होते हैं जो कि जमीन का मैटर देखेंगे, और जुडिशियल मजिस्ट्रेट का तो है ही नहीं, ठीक है। तो इस तरह की बातों को ये कहा गया है। तो वहां पे सरकार ने हवाला दिया है 5वीं अनुसूची का, साथ ही साथ में जो पेशा प्रावधान है उसका हवाला दिया गया है। और वो शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए जो है वो गांव को ही पावर दिया गया है। ये वो कह रहे हैं जो भी लड़ाई झगड़े होते हैं गांव में, जो आपका दहेज का मैटर हो, शादी का मैटर हो, ये सारे मैटर को गांव ही निपटारा करेगा, ये बात वो मान रहे हैं, ठीक है। पर हमको ऐसा लगता है कि चूंकि क्या बोले, भेड़ की भीड़ में हम चल रहे हैं। हमको लगता है कि गांव को ये पावर नहीं है, संविधान के 5वीं अनुसूची में लिखा नहीं है, बिल्कुल ये लागू है हमारे पास में, बस करना हमको खुद से है। सरकारी आदेश भी है, सरकार ने जवाब भी दिया है, बस हमको उसको लागू करने की जरूरत है। तो कुल मिलाकर हमारा जो आज का लाइव आने का जो प्रावधान, मतलब कि मेन जो उद्देश्य था वो पूरा हो गया है। 2 बातें मैंने बताई हैं। दो बातें मैंने आज बताई है। पहली बात तो ये कि जो आरक्षण का प्रावधान है राजस्थान में, तो 100% आरक्षण का प्रावधान है। कार्मिक विभाग का भी नोटिफिकेशन है, मैं पहले भी बता चुकी हूँ। ना सिर्फ आपका 3rd और 4th ग्रेड में, बल्कि पूरे के पूरे जो राजकीय आरक्षण है, ठीक है, उनमें भी 100% रिजर्वेशन का प्रावधान है। दूसरी बात है कि कार्मिक विभाग का नोटिफिकेशन है 12-13 का, उसके आधार पे। और दूसरी बात है कि यहाँ पे जो शब्द है स्थानीयता को लेकर, सद्भावी निवासी शब्द को भी रद्द करते हुए, उसको चैलेंज करते हुए हम ये मांग करेंगे कि 100 के 100% आरक्षण आदिवासियों को ही मिलना चाहिए। दूसरी बात है कि यहाँ के जो आदिवासियों के जो पारंपरिक ग्राम सभाएं हैं, पंचायत है, इनको पेशा के तहत जो कहा जाए, कहीं ना कहीं रूढ़िगत ग्राम सभाओं को ये पावर है कि जो अगर अनुसूचित जनजाति की जमीन किसी अदर को चली जाती है तो वहां पे उस मामले को कलेक्टर साहब को आप नोटिफाइड करवाइए और दखल दिलवाइए कि ये जो जमीन जो है वो विक्रय, दान आदि वसीयत के द्वारा किसी गैर आदिवासी को नहीं जा सकती है। तो यहाँ पे दखल दिलवा के हमारी जमीन कलेक्टर साहब को बोल के ये चीज कहा जाए गांव के माध्यम से कि ये भूमि जो है वो आदिवासियों को वापस किया जाए। तो कुल मिलाकर आज का मेरा लाइव कंप्लीट हो गया है, बैटरी भी लो है। चलिए, जोहार, जय जोहार, जय आदिवासी, जय भील प्रदेश।